हेलो एवरीवन। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे यूपी एपीओ की प्रिपरेशन। जैसा कि हमें पता है कि ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम जो है 21 अगस्त को होना है। पहले 10 जुलाई को होना था, लेकिन अब ये जो डेट है वो कब की हो गई है, 21 जुलाई की हो गई है। तो चलिए, सॉरी 21 अगस्त की हो गई है। तो चलिए, अच्छा है, हमें और थोड़ा सा टाइम मिल गया और अब हम और प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप पहले नहीं प्रिपरेशन हुई तो अब आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमें जैसा कि पता है कि इस एग्ज़ाम के अंदर दो पार्ट्स के अंदर पेपर आना है, प्रीलिम का पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है। तो ये 21 अगस्त तक मैं आपके साथ हूँ, आपकी प्रिपरेशन पूरी कराऊंगा पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों की यूट्यूब के ऊपर ही, और आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। जितनी वैकेंसीज है कोशिश करेंगे आपका सिलेक्शन उसके अंदर हो, और आप मेहनत करोगे तो ज़रूर होगा। ठीक है। तो पार्ट 1 के अंदर हमारा बेसिकली जीके वाला पार्ट, जिसके अंदर हमारी हिस्ट्री, साइंस और ये सारी चीज़ें आनी हैं, उसको हम कवर करेंगे। उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको भी फॉलो कीजिएगा, मैं आपको डेली कराऊंगा वो। और इसी तरीके से पार्ट 2, जिसके अंदर हमारे बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 4 एक्ट आने हैं। कौन कौन से? आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट और यूपी पुलिस एक्ट। तो ये चारों के चारों एक्ट मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। जैसा कि आज मैं सीआरपीसी को उल्टा स्टार्ट करवा रहा हूँ, सेक्शन 482 से स्टार्ट करवा रहा हूँ, और सीआरपीसी में आपका पूरा कंप्लीट कराऊंगा, आईपीसी पूरा कंप्लीट कराऊंगा, एविडेंस पूरा कंप्लीट कराऊंगा, और यूपी पुलिस एक्ट पूरा कंप्लीट कराऊंगा। पार्ट 1 जो है जीके का, वो भी पूरा कंप्लीट कराऊंगा। आपको डेली मेरी ये क्लास अटेंड करनी है। आप क्लास अटेंड करेंगे, आपका सिलेबस ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। आपको रिवीजन करना है उसके बाद, और रिवीजन आप बस डेली करते रहिए, साथ साथ सिलेबस चलाते रहिए। आपका जो एग्जाम है वो जरूर निकल जाएगा, इस चीज के मैं श्योरिटी लेता हूँ। ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 482 को। हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपकी कोई भी चीज नहीं रहेगी इसके अंदर। आप एकदम अच्छे से, आपका जो जो भी सेक्शन आप पढ़ोगे आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। हर एक जो भी उसका पर्सपेक्टिव रहता है, किसी कोर्ट ने कुछ बोला, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, या कुछ और व्यू रहता है, वो सारी चीजें हम कवर करके चलेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी से। अब बस आपको डेली ये क्लास अटेंड करनी है। आप डेली क्लास अटेंड कीजिए, आपका ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी और आप एपीओ बन जाएंगे। ठीक है जी। चलिए, सेक्शन 482 को अगर हम बेयर एक्ट की रीडिंग करें तो ये आपके सामने बेयर एक्ट का प्रोविजन है, और बिना बेयर एक्ट के कोई भी आप प्रोविजन पढ़िए बेकार है। आपको उसके बिना जितनी मर्जी पढ़ाई कर लीजिए। तो हमें सबसे पहले बेयर एक्ट को जरूर पढ़ना है। इससे पहले एक वीडियो मैंने बना रखी है, उसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट को ही समझा हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी हम समझते हैं, इसको फिर डिटेल में समझते जाएंगे, और किस तरीके से हमें, देखिए किस किस से इसको 482 को किस किस के साथ पढ़ना है। एक तो हमारे साथ चलेगा सेक्शन 397 सीआरपीसी। ये आपको पता है रिवीजन का सेक्शन होता है ना। सेक्शन सॉरी आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 227 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट के बारे में बात करता है, आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीजें हमें एक साथ कवर करनी होती हैं सेक्शन 482 को पढ़ते हुए। अगर आप इन चीजों को कवर नहीं कर रहे तो आपका जो सेक्शन 482 है वो अधूरा रह गया। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। क्या बोल रहा है हमसे सेक्शन 482, क्या कहना चाहता है हमसे ये, हम जरा इसको भी सुन लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है हमसे? कह रहा है कि नथिंग इन दिस कोड, इस वाले कोड यानी कि सीआरपीसी के अंदर, शैल बी डीम टू लिमिट, कि कोई भी चीज इस पूरे एक्ट के अंदर, इस पूरे कोड के अंदर, सीआरपीसी के अंदर लिमिट नहीं करेगी या इफेक्ट नहीं करेगी। किसको? इनहेरेंट पावर को। किसकी इनहेरेंट पावर को? हाई कोर्ट की। अब हाई कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, क्या चीज होती है, वो हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ते हैं। बट जितनी भी हमारी स्टेट है एट प्रेजेंट 25 हाई कोर्ट्स है हमारी पूरी कंट्री के अंदर। तो ये जो 25 हाई कोर्ट्स है, इनकी जो इनहेरेंट पावर्स है, इनहेरेंट पावर यानी कि जो पावर इनको दी गई है कोई भी जस्टिस करने के लिए, तो ये जो इनकी इनहेरेंट पावर है, ये 3 पर्पसेस के लिए इनको दी गई है हाई कोर्ट के लिए। इन 3 सिचुएशन के अंदर हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स को यूज कर सकता है। सीआरपीसी का कोई भी प्रोविजन उनको रोकेगा नहीं। ठीक है। तो कहां कहां पे? सबसे पहली बात कि अगर कोई भी ऑर्डर हुआ है सीआरपीसी के अंडर, यानी कि ये जो हम पढ़ रहे हैं इसी के अंदर अगर कोई ऑर्डर हुआ है और नेसेसरी है उसको इफेक्ट देने के लिए, उसको इफेक्ट में लेके आने के लिए कि हाँ ये चीज ऐसी हो जैसा बोला गया है, तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई ऑर्डर करना है हाई कोर्ट को तो वो कर सकता है, कोई एक्शन लेना हाई कोर्ट को तो वो कर सकता है। ठीक है। पहली चीज ये, तो 3 चीजें हैं इसके अंदर, याद रखना। इन्हीं 3 चीजों के लिए इनहेरेंट पावर यूज करेगा हाई कोर्ट, अदरवाइज हाई कोर्ट इनहेरेंट पावर यूज नहीं करेगा। दूसरा,
टू प्रिवेंट एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट, कि अगर कोई भी एब्यूज हो रहा है प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट का तो उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए अपनी इनहेरेंट पावर्स को हाई कोर्ट यूज करेगा। और तीसरा, टू सिक्योर एंड ऑफ जस्टिस, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जस्टिस को करने के लिए इसके थ्रू इसकी पावर को इतना वाइड कर दिया जाता है, ये तीसरी चीज के थ्रू, कि कहीं पे भी अगर जस्टिस करनी है तो आप सेक्शन 482 को यूज कर सकते हो। हाई कोर्ट जो है सेक्शन 482 को यूज कर सकता है सीआरपीसी के, और वहां पे वो ऑर्डर्स दे सकता है, प्रोसीडिंग्स कर सकता है। अब इसको आप सीआरपीसी में पढ़ रहे हो, लेकिन तो ये बात याद रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए ही होगा। कोई भी अगर सिविल प्रोसीडिंग है तो वहां पे सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी को यूज नहीं किया जा सकता। सिंपल सी बात है, ये बात तो हमें समझ आ ही रही है क्योंकि हम सीआरपीसी के अंदर इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दिस सेक्शन मेक इट क्लियर दैट प्रोविजंस ऑफ कोड आर नॉट इंटेंडेड टू लिमिट और इफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट। यही बात तो हम कह रहे हैं कि ये जो प्रोविजन है क्या बोल रहा है कि ये किसी भी तरीके से हाई कोर्ट की किसी पावर को रोकना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहां पे यूज होंगी इनहेरेंट पावर्स? 3 जगहों पे यूज होंगी। कौन कौन सी 3 जगहें? ये जो 3 जगहें अभी हमने पढ़ी हैं 1, 2 एंड 3, इन्हीं जगह पे होंगी। कौन कौन सी? एंड ऑफ जस्टिस के लिए, प्रिवेंट ऑफ अब्यूज द प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट, और पहला टू गिव इफेक्ट टू द ऑर्डर्स जो भी सीआरपीसी के अंदर दिए गए हैं। तो इन 3 जगहों पे ही इनहेरेंट पावर्स को यूज किया जाएगा। ठीक है, तो दिस इनहेरेंट पावर कैन नॉट नेचुरली बी इन्वोक्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर कवर्ड बाय स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ दिस कोड। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप साथ साथ नोट बनाते हुए चलिए। क्या बोल रहा है कि ये जो इनहेरेंट पावर्स हैं, क्या ये जो इनहेरेंट पावर्स हैं इनको हम क्या नहीं कर सकते? नेचुरली इन्वोक नहीं कर सकते, लेके नहीं आ सकते इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर कवर्ड बाय स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ दिस कोड। यानी कि अगर किसी सेक्शन के अंदर कोई पर्टिकुलर चीज बोल दी गई है सीआरपीसी के अंदर तो उनको फॉलो कर लेना, ये जानबूझ के आप इसको इन्वोक मत करना। It cannot also be invoked if its exercise would inconsistent with any of the specific provision of this code। अगर सीआरपीसी के किसी सेक्शन में कोई बात बोल दी गई तो आपको उसी को फॉलो करना है, फिर आप इसको जानबूझ के मत लेके आइए। फिर वो सेक्शन हम ऐड ही क्यों करते हैं अगर हमको यही यूज करना था हर जगह पे? तो इट इज ओनली इफ द मैटर इन क्वेश्चन इज नॉट कवर्ड बाय एनी स्पेसिफिक प्रोविजन, कि अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है हमारे पास तब हम सेक्शन 488 को यूज करते हैं। अगर हमें एफआईआर को क्वैश करना है, एफआईआर को खत्म करना है और वो नॉन कंपाउंडेबल है, तो हमारे पास क्या सोल्यूशन है? कोई प्रोविजन नहीं दिया गया, फिर हम 482 को यूज करते हैं। तो ऐसी जगहों पे जहां पे कोई प्रोविजन नहीं दिया गया वहां पे हम सेक्शन 482 को यूज करते हैं। Subject to further to the requirement that the exercise of such power must serve either of the 3 purposes mentioned in the said section। और साथ साथ ये जो हम पर्पस कर रहे हैं ना कि भाई सीआरपीसी में कोई प्रोविजन नहीं दिया गया, अच्छा तो हम इसको यूज कर लेते हैं, ऐसे नहीं यूज कर लोगे। उसके बावजूद हमें इन 3 पर्पसेस को ही सॉल्व करने के लिए इसको यूज करना है, ऐसे ही यूज नहीं कर लोगे। पहले देखोगे कोई प्रोविजन है, नहीं है, क्या ये 3 पर्पसेस के लिए यूज करना है? हाँ, इन 3 पर्पसेस के लिए करना है, तो आप यूज करोगे। ठीक है, यही चीज हमें यहाँ समझाई गई है। In prescribing rules of procedure, legislature undoubtedly attempt to provide for all cases that are likely to arise। अब देखो, कोई भी रूल ऑफ प्रोसीजर बनाया जाता है तो लेजिस्लेचर जो होता है वो पूरी अपनी कोशिश करता है। क्या कोशिश करता है? कि जितनी भी सिचुएशन अराइज हो वो सभी का सोल्यूशन हम दे दें। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता किसी भी लेजिस्लेचर के लिए कि जब हम किसी चीज़ के प्रोसीजर्स को बता रहे हैं, कितने भी केयरफुली हम उसको ड्राफ्ट कर लें, कि वो सभी सिचुएशन को अपने साथ पॉसिबली कि क्या होंगी फ्यूचर में वो बता सके और उनका सोल्यूशन दे सके। ठीक है, और ना ही ये पॉसिबल है और ना ही डिजायरेबल है कि इस तरीके से कोई इनफ्लेक्सिबल रूल डाल दिए जाएं जो कि हमारी इनहेरेंट जुरिसडिक्शन को कवर करे। भाई हमने एक फिक्स रूल दे दिया कि यही करना है, तो कितनी प्रॉब्लम होगी, कितनी नई नई सिचुएशंस अराइज होती है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? आपके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं रह जाएगा। तो इसको हमें क्या रखना है? फ्लेक्सिबल रखना है। तो लेक्यूने आर समटाइम्स डिस्कवर इन प्रोसीजर लॉ। तो अब अगर आप लॉ पढ़ते हैं तो आप लॉ के अंदर क्या करेंगे? लूप होल्स जरूर ढूंढ लेंगे, और कोई ना कोई तो लूप होल ढूंढ ही लेता है। तो ये जो लेक्यूना होते हैं जिनको हम लूप होल्स बोलते हैं, किसी भी प्रोसीजर लॉ, इवन इन सब्सटैंटिव लॉ भी हम ढूंढ ही लेते हैं। And it is to cover such lacunae and to deal with such with cases where such lacunae are discovered that procedure law invariably recognize the existence of inherent power of the court। तो उन्हीं lacunas को हटाने के लिए हमने इसको रखा सेक्शन 482 को, कि हाई कोर्ट आपको इनहेरेंट पावर दे रहे हैं, कोई भी दिक्कत होगी आप ठीक कर लेना उसको। ठीक है, Even in regard to high courts inherent power definite statutory safeguards have been laid down to exercise। लेकिन कुछ ना कुछ हमने उसके रिगार्डिंग भी बता दिया कि वो भी जो है सही से काम करे हाई कोर्ट भी।
It is only where High Court is satisfied either that the order passed under the court would be rendered ineffective or that the process of any court would be abused or the end of justice would not be secured that the High Court can must exercise its inherent power under section 482 of the CRPC। तो यही बात ये बोल रहा है कि तीनों चीजें इंश्योर करेगा हाई कोर्ट। जो तीन चीजें हम पढ़ रहे हैं इन तीन चीजों को दिमाग में बिठा लीजिए। जो तीन बातें सेक्शन 482 के अंदर बोली है, हाई कोर्ट इन्हीं तीनों में से किसी एक बात को इंश्योर करता है कि क्या ये तीनों चीजों में से कोई चीज हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, आपको भी यही इंश्योर करना है 482 सेक्शन को पढ़ते हुए, लगाते हुए, लिखते हुए आंसर। ये तीन चीजें आपकी जरूर आनी चाहिए। ठीक है, it has been held that section 482 cannot be invoked in non-criminal proceedings। non-criminal proceedings में आप section 482 को अप्लाई नहीं करोगे, जैसे कि कस्टम एक्ट हो गए, जीएसटी एक्ट हो गया, या जितने भी नॉन क्रिमिनल लॉज हो गए वहां पे आप इनको अप्लाई नहीं करोगे। तो ये चीज हमें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, the inherent power contemplated by section 482 has to be exercised sparingly, carefully and with caution and only where such exercise is justified by the test specifically laid down in section itself। अब सेक्शन में कौन सा टेस्ट डाला गया, वही तीन चीजों वाला, तो उस टेस्ट को आपको पास करना है। ठीक है, वो टेस्ट पास करते हो उसके बाद आपको सेक्शन 482 को स्पेरिंगली, केयरफुली, कॉशन के साथ उसके बाद ही इसको एक्सरसाइज करना है। इसके बिना एक्सरसाइज नहीं करना इस सेक्शन का। ठीक है, बहुत ही केयरफुली इसको यूज करना है। तो जब आप अपना आंसर राइटिंग करेंगे मेंस के अंदर, जब आपका यूपीएपीओ का मेंस होगा, तो वहां पे आपके लिए ये चीजें बहुत हेल्पफुल होंगी। ये वर्ड्स आप नोट डाउन कीजिएगा अपने नोट्स के अंदर। ये बातें आपको लिखनी है, नहीं लिखेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सिर्फ 482 को लिख देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये बातें आपको इस तरीके से लिखनी ही पड़ेंगी, चाहे आपका जुडिशरी का एग्जाम हो, चाहे यूपीएपीओ का एग्जाम हो, या कोई और एग्जाम हो, लिखनी ही है ये। The powers conferred on High Court under Article 226 and 227, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बोला था, हमें ये आर्टिकल दोनों साथ में पढ़ने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जो पावर हाई कोर्ट को दी गई है 226 और 227 के अंदर, आर्टिकल 226 और 227 के अंदर और सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी के अंदर, हैव नो लिमिट्स। इनकी कोई भी लिमिट नहीं है, इनकी कोई भी सीमा नहीं है, इनको आप नहीं रोक सकते। बट मोर द पावर ड्यू केयर एंड क्वेश्चन इज टू बी एक्सरसाइज वाइल इन्वोकिंग दीज पावर्स। है ना, जहां पे ज्यादा शक्तियां आती है वहां पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। तो जब ये आपको पावर्स यूज करनी है तो आपको ज्यादा केयर लगानी है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक तरीके से अनलिमिटेड पावर दी जा रही है। तो अनलिमिटेड पावर है तो अनलिमिटेड ड्यूटीज भी बनेंगी कि क्या इसका इंपैक्ट होगा, उस चीज को आपको साथ में ध्यान रखना है। ठीक है, when the exercise of power could be under Article 227 or 482 of the Code, it may not always be necessary to invoke provision of Article 226। अब आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 227, आर्टिकल 226 किस बारे में बात करता है। आर्टिकल 227 जो है वो सुपरवाइजरी पावर देता है हाई कोर्ट, क्योंकि मेरी स्टेट के अंदर जितने भी मेरे से लोअर कोर्ट है उनको मैं सुपरवाइज कर सकता हूँ। वही आर्टिकल 226 तो बहुत कॉमन आर्टिकल है जो रिट के बारे में बात करता है, कि जहाँ पे उसको पावर दी गई है कि वो इन नेचर ऑफ वो जो 5 तरीके की रिट्स बता रखी है वो इशू कर सकता है ना। तो ये वही चीज है। तो ये क्या बोल रहा है कि जब आप आर्टिकल 227 और 482 को लगा रहे हो तो वहां जरूरी नहीं है कि आप 226 को यूज करो। 226 का यूज तो बहुत 482 से भी ज्यादा वाइड है। 226 तो कहीं भी लगा सकते हैं, 482 तो आपको सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर लगाना है, और वो भी उन्हीं तीन पर्पसेस के लिए जो आपको सेक्शन 482 के अंदर बता रखे हैं उस टेस्ट को पास करके। बट 226 तो आप अपने फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके साथ कहीं भी अनजस्टिस हो रहा है उसके लिए भी आर्टिकल 226 को यूज कर सकते हो और हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। तो 226 इज ब्रॉडर सेक्शन, बहुत वाइड सेक्शन है इन कंपैरिजन टू सेक्शन 482। ये आपको याद रखना है अपने लिए। ठीक है, some of the decision of this court laying the principles for the exercise of powers of high court under article 226 and 227 may be referred to the following case have been stated by supreme court by way of illustration with an extraordinary power। अब ये देखो, ये कुछ बातें बताई गई हैं। ये स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भानु का केस है। इसके अंदर कुछ बातें बताई गई हैं कि जब भी आर्टिकल 226 की जो इनहेरेंट पावर्स हैं या फिर जो आर्टिकल 482 की इनहेरेंट पावर्स हैं हाई कोर्ट के पास, ये किस तरीके से हाई कोर्ट को यूज करनी है और किस तरीके से वो यूज करता है, प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट और टू सिक्योर जस्टिस। वो जो बातें बताई गई है ना कि भाई 482 को हम इसलिए यूज करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट बोला मैं बताता हूं आपको कैसे यूज करना है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं भी आपकी हेल्प करता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हेल्प करी हाई कोर्ट की कि आप इस तरीके से अपने इन आर्टिकल्स या इन सेक्शंस को यूज कीजिएगा। किस चीज के लिए, अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट को रोकने के लिए या जस्टिस को सिक्योर करने के लिए। 482 यही तो पर्पसेस बताता है ना हमें, तो वही है यहाँ पे। एक सेकंड रुकिए।
हाँ जी। हाँ जी, तो स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल के केस के अंदर ये सारी चीजें बताई गई। कौन सा केस इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा। कौन सा केस? स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल का केस है। भजन लाल कौन से ईयर का केस है? 1992 का केस है। ठीक है जी। ये सारी चीजें एक तरीके से इस केस के अंदर बोली गई, जिसको समराइज वे के अंदर यहाँ पे लिखा गया है। अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ साथ कमेंट करते रहिएगा जो भी चीजें आपको समझ आ रही हैं, या अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा कि इस तरीके से हम यूपी एपीओ की तैयारी कर रहे हैं और उनकी भी काफ़ी हेल्प होगी अगर वो इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो। ठीक है, चलिए अब क्या क्या बातें बोली गई कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, किस तरीके से हमें जो प्रिवेंट और अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट को रोकना है, क्या क्या चीज़ें करनी है हमें उसके लिए। तो सबसे पहली बात कि कहाँ पे हम इनजस्टिस को रोकेंगे, तो बोलते हैं जी वेयर द एलिगेशन इन एफआईआर कंप्लेंट इवन इफ दे आर टेकन एट देयर फेस वैल्यू डू नॉट प्रेमा फसाई कॉन्स्टिट्यूट एनी ऑफेंस अगेंस्ट द एक्यूज। अच्छा जी, क्या बोला? बोला कि अगर कोई एलिगेशंस एफआईआर या कंप्लेंट के अंदर लगाई गई है ना, 154 और 200 ये सब चीज़ें जो भी हैं ये तो हमने पढ़ी हैं, अभी पढ़ेंगे भी दोबारा से। तो अगर कोई एलिगेशंस जो आरोप लगाए गए हैं वो किस तरीके के हैं, उसकी फेस वैल्यू अगर हम उसको पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है नहीं नहीं ये तो प्रेमा फसाई, ये तो ऑफेंस हुआ ही नहीं है, ये तो किया ही नहीं है इसने, ये तो आप गलत इसको लगा रहे हो इसके ऊपर एलिगेशन, तो वहां पे आप आर्टिकल 482 को यूज करोगे। ठीक है। इसी तरीके से दूसरी बात, वेयर द एलिगेशन इन एफआईआर और अदर मटेरियल डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, की कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस ही नहीं है और पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। भाई क्यों शुरू कर दिया? आपको तो पावर ही नहीं है 156(1) के अंदर कि अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है वहां पे आप ऐसे ही बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अपने आप ही शुरू कर दोगे। तो आपने कैसे कर दी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट? आपको तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर ही नहीं मिला था, तो ये तो आप गलत कर रहे हो। तो इस जगह पे आप अपना 482 के पावर को यूज कीजिए, सुप्रीम कोर्ट बोलता है। ठीक है, कैसे आप देख रहे हो ना ये अब्यूज हो रहा है प्रोसेस ऑफ लॉ का, एक चीज बता रहा है कि उससे अब्यूज हो रहा है, खराब हो रहा है वो सिस्टम, और जस्टिस नहीं आ रहा जो होना चाहिए लॉ के हिसाब से, तो उसको लेके आने की कोशिश की जा रही है। तीसरी चीज, वेयर द uncontroverted allegation in the FIR complaint and the evidence collected thereon do not disclose the commission of any offense, कि आपने एक तरीके की एलिगेशंस लगा दी और फिर जब हमने एविडेंस इकट्ठे किए तो एविडेंस में कोई वो ही नहीं हो रहा, ऑफेंस ही नहीं हो रहा, तो फिर हम क्या करेंगे? तो वहां पे हम 482 को लेके आएंगे कि भाई ये तो गलत हो गया आपके साथ। तीसरी चीज। चौथी चीज, वेयर द एलिगेशन इन एफआईआर कंप्लेंट डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, की कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस ही नहीं हुआ और आपने उसको बट और जबकि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था और आपने उसको कॉग्निजेबल बना के उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कर दी, जबकि नॉन कॉग्निजेबल के अंदर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं थी, है ना, क्योंकि मजिस्ट्रेट का आपको ऑर्डर लेना पड़ता है, आपने लिया ही नहीं और आपने कर दी। पांचवी चीज, वेयर द एलिगेशन आर सो एब्सर्ड और inherently improbable on the basis which no prudent person can ever reach to just conclusion that there is sufficient ground for proceeding against the accused, की इतने ज्यादा खराब एलिगेशन लगा रहे हो, कोई मतलब नहीं बन रहा, कोई एविडेंस नहीं है, कोई चीज नहीं है आपके पास, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये चीज हो सकती है, आप कैसे आपने एलिगेशन लगा दिए, तो वहां पे आप 482 का यूज कीजिए। ठीक है। देन छठा पॉइंट आता है, where there is an express legal bar engrafted in any of the provisions of the code or statute concerned under which the proceeding is instituted to the institution and continuance of the proceeding, and where there is a specific provision in the code or in the statute concerned providing efficacious redress for the grievance of the aggrieved party, की भाई कोई लीगल बार लगा रखा था को कोड के अंदर 195 सेक्शन था, आपको बोला गया था आपने नहीं करना है प्रोसेस के अंदर जब तक कि आपको कंप्लेंट नहीं होती, और आप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आपको तो मना किया गया था, आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी थी, उनसे सैंक्शन लेना था, आप बिना उसके ही आपने इसके अगेंस्ट कॉग्निजेंस ले लिया, कैसे ले लिया? तो वो चीज हो गई, वहां पे फिर 482 को यूज किया जाएगा, आप अब्यूज कर रहे हैं एक तरीके से लॉ को। देन where a criminal proceeding is manifestly attended with malefied or where the proceeding is maliciously instituted with the ulterior motive for wreaking the vengeance on the accused with a view to spite him due to private or personal vengeance, आप बदला लेने की भावना से, गलत भावना से, आपके साथ उसके साथ कोई दुश्मनी है आपकी, आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर रहे हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर रहे हैं उसके अगेंस्ट, मेलेफाइडली कर रहे हैं आप, तो वहां पे आप 482 की
सेक्शन को यूज करेंगे। तो इन चीजों के लिए फिर क्या करेगा हाई कोर्ट, आपकी जो प्रोसीडिंग्स है उसको क्वैश कर देगा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे मैटर्स भी होते हैं जिनको हम क्वैश नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, सॉरी कंपाउंड नहीं कर सकते, नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। तो क्या करें हम, फिर हम हाई कोर्ट के पास जाते हैं, हाई कोर्ट से बोलते हैं देखो जी प्रोसेस ऑफ लॉ जो था वो अब्यूज हुआ, आप इसको रोकिए, एंड ऑफ जस्टिस इसके साथ गलत हो जाएगा, तो आप इसके लिए इस एफआईआर को, इस कंप्लेंट को, या इस प्रोसीडिंग को, या ये जो चीज चल रही है इसको रोक दीजिए, क्वैश कर दीजिए इस क्रिमिनल प्रोसीडिंग को। तो हाई कोर्ट कहता है बिल्कुल, अगर ये चीजें हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी मुझे गाइड किया, अच्छा हाँ यही चीज हो रही है, तो मैं तो फिर रोक दूंगा। तो ये 7 जगहें आपने याद रखनी है, इनको नोट कर लीजिएगा, इनके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लीजिएगा, उनको रिवाइज कीजिएगा, ये जगहें आपने याद रखनी है, ये केस आपने याद रखना है, और जब भी आपसे 482 के बारे में पूछेगा आपने ये केस और ये 7 पॉइंट लिखने जरूर हैं। पहले तो वो 3 टेस्ट वाली चीजें जो सेक्शन में खुद ही लिखी गई हैं कि इन 3 जगहों पे हमें 482 को यूज करना है, उसके बाद आपने ये वाले 7 पॉइंट जरूर लिखने हैं, और आपने ये बात भी बतानी है कि ये सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में चलेगा, सिविल में नहीं चलेगा, नॉन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में नहीं चलेगा, रिवेन्यू नेचर, ये नेचर, वो नेचर, जितनी भी तरीके की हैं वहां नहीं चलेगा, ठीक है। आपने ये बात बतानी है, आर्टिकल 226, आर्टिकल 227, सेक्शन 482, इन तीनों के बारे में बताना है आपने, और आगे हम जो पढ़ेंगे वो बातें आपने बतानी है, ठीक है। अब देखो ये प्रिंसिपल्स हमारे क्या हैं जब भी हम इनहेरेंट पावर्स को यूज करते हैं, तो क्या चीजें हम ध्यान में रखते हैं कि कोई स्पेसिफिक प्रोविजन ना हो सीआरपीसी के अंदर, इसके बारे में पहले से ही ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। देन किस लिए हम यूज कर रहे हैं उसको, हम प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट को रोकना चाहते हैं, एंड ऑफ जस्टिस करना चाहते हैं, और तीसरी चीज हो जाती है कि कोई भी एक्सप्रेस बार नहीं लगाया गया लॉ के द्वारा इस चीज को रोकने के लिए। तो ये 3 चीजें होना जरूरी है, बार बार रिपीट होंगी तो आपको याद रहेंगी, ठीक है, इसलिए बार बार रिपीट हो रही हैं, आपको यही बातें याद रखनी है अगर आप 482 को लिख रहे हैं तो, ठीक है। तो ज्यादातर देखा जाता है कि इन्हीं जो ग्राउंड्स हैं इन्हीं को यूज करते हुए हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वैश करते हैं, ज्यादातर यही चीज देखी गई है। अब एक केस आता है आरपी कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये वाला केस भी आपने याद रखना है, क्या नाम है, आरपी कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सरकमस्टांसिस बताए जिसके अंदर हाई कोर्ट जो है अपनी इनहेरेंट पावर्स को यूज कर सकती है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने के लिए किसी सबऑर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट के अंदर। जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था उसके अलावा ये चीजें और बताई गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक सी चीजें हैं कि आपके पास किस तरीके के एविडेंसेस हैं, उनके लिए यहाँ पे बात बताई गई है कि आपके पास इस तरीके के एविडेंसेस है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो इसको भी पढ़ते हैं, ठीक है। जितना डिटेल में पढ़ेंगे उतना ज्यादा याद रहेगा, जितनी बारी पढ़ेंगे उतना ज्यादा याद रहेगा, जितनी बारी नोट्स बनाएंगे उनको रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा याद रहेगा, जितनी देर तक पढ़ेंगे उतना ज्यादा याद रहेगा, जितनी देर बारी माइंड में रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा याद रहेगा। आपका एग्जाम अपने आप निकलेगा, ठीक है। वो एग्जाम एग्जाम है, जो आपकी प्रैक्टिस है वो ज्यादा बड़ी है, वो आप प्रैक्टिस करोगे तो ये एग्जाम अपने आप निकलेगा। और बने रहना, पूरे 2 महीने में आपके साथ हूँ, आपका एग्जाम जरूर निकलवाऊंगा, ठीक है। तो देखो आरपी कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, क्या बोला कि ऑर्डिनरली क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट एन एक्यूज पर्सन मस्ट बी ट्राइड अंडर द प्रोविजन ऑफ द कोड। हाँ जी, ये बात तो हमें समझ आ गई कि भाई जो भी प्रोसीडिंग है वो सीआरपीसी के हिसाब से चलेगी अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग है तो। एंड द हाई वुड बी रिलेटेड टू इंटरफेयर विद द सेट प्रोसीडिंग। हाई कोर्ट क्यों आपको इंटरफेयर करेगा, भाई एक सीआरपीसी ने प्रोविजंस दे रखे हैं इस तरीके से प्रोसीडिंग चलानी है, तो अब हाई कोर्ट किसी इंटरलोक्यूटरी स्टेज पे प्रोसीडिंग चल रही है बीच में कैसे हाई कोर्ट इंटरवीन कर देगा, कैसे बीच में एंटर हो जाएगा, तो नहीं करेगा ऐसा हाई कोर्ट। इट इज नॉट पॉसिबल, डिजायरेबल और एक्सपीडियंट टू ले डाउन एनी इनफ्लेक्सिबल रूल विच वुड गवर्न द एक्सरसाइज ऑफ दिस इनहेरेंट जुरिसडिक्शन। हाउएवर लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोलता है हाउएवर वी मे इंडिकेट सम कैटेगरीज ऑफ केसेस, कि हम कुछ ऐसी कैटेगरीज बता देते हैं जहां पे इनहेरेंटेड जुरिसडिक्शन जो है वो एक्सरसाइज करनी चाहिए क्वैशिंग प्रोसीडिंग्स के लिए, प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने के लिए, चाहे जब वो प्रोसीडिंग्स चल रही है उसी वक्त उसको खत्म कर देने के लिए। There may be cases where it may be possible for High Court to take a view that the institution or continuance of criminal proceeding against an accused person may amount to abuse of process of the court or quashing of the impugned proceeding would secure the end of justice। अब बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट को ये बातें पता है कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे अगर ये प्रोसीडिंग्स चलती रहीं तो वो क्या करेंगी, वो जो लॉ है उसका जो प्रोसेस है उसको एब्यूज करेंगी, और अगर इस प्रोसीडिंग को इम्प्यून नहीं किया गया, जो इम्प्यून प्रोसीडिंग है इसको क्वैश नहीं किया गया, खत्म नहीं किया गया, तो जस्टिस नहीं होगा।
If criminal proceeding in question is in respect of an offence alleged to have been committed by the accused person and it manifestly appeared that there is legal bar against the institution or continuance of the said proceeding, High Court would be justified in quashing the proceeding on the ground कि भाई एक बार था, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं केसेस के अंदर, एक तरीके से रिपीटेशन ही हो रही है यहाँ पे, ठीक है। बार बार सुप्रीम कोर्ट रिट्रेट करता है कई बारी चीजों को, तो वही चीजों को और अच्छे से बताने की कोशिश करता है। भाई कोई आपके अगेंस्ट लीगल बार था कि आपको इस तरीके से सूट इंस्टीट्यूट नहीं करना था, आपको पहले सैंक्शन लेनी थी या मना किया गया था आपको इस तरीके से सूट नहीं करना है 199 सीआरपीसी या इस तरीके की चीजें, इवन देन यू हैव स्टार्टेड द प्रोसीडिंग्स, तो वहां पे फिर हाई कोर्ट कहेगा यार प्लीज रुक जाओ, आप गलत काम कर रहे हो, मेरे पास 482 की पावर है, मैं आपको रोक सकता हूं और मैं आपको रोक रहा हूं, आपकी प्रोसीडिंग को खत्म कर रहा हूं, ठीक है जी। Absence of the required sanction may for instance furnish cases under this category, तो यही चाहत भाई, मैं यही तो बात बोल रहा हूं कि आप सैंक्शन नहीं ले रहे तो रोक दिया जाएगा आपको। Cases may also arise where allegations in the first information report or the complaint, even if they are taken at their face value and accepted in their eternity, do not constitute the offence alleged। कि भाई ठीक है, आपने क्या एफआईआर में बताया मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा ऐसा हुआ, और मैं कहता हूं कि मेरे अगेंस्ट ऐसा ऑफेंस हुआ, हाँ यार इसके अगेंस्ट ऐसा ऑफेंस है, लेकिन आप पढ़ो तो सही, क्या उस ऑफेंस के एलिमेंट्स पूरे हो रहे हैं? नहीं यार, एलिमेंट्स तो पूरे नहीं हो रहे, आपने तो इसके अंदर आपने चार्ज भी फ्रेम कर दिया उस सेक्शन के, तो हाई कोर्ट बोलेगा ये क्या कर रहे हो आप, तो फिर हाई कोर्ट के पास पावर है आपकी प्रोसीडिंग को क्वैश कर देगा। इन सच केस नो क्वेश्चन ऑफ एप्रिशिएटिंग एविडेंसेस अराइज। अरे भाई जब एलिमेंट्स ही पूरे नहीं हो रहे थे तो आप क्या करोगे एविडेंसेस को एप्रिशिएट करके, क्या करोगे आप पी करके डी करके ये सब चीजें करके क्या करोगे आप? प्रोसिक्यूशन को बुलाओगे, प्रोसिक्यूशन की एविडेंस कराओगे, डिफेंस के कराओगे, एक्यूज के जो भी विटनेसेस है उनको बुलाओगे, फिर सारी चीजें करोगे, जरूरत ही नहीं है, बन ही नहीं रहा ऑफेंस। It is a matter merely of looking at the complaint or first information report to decide whether the offence alleged is disclosed or not। कि भाई offence ही नहीं दिख रहा, आपने कैसे बना दिया इसको? In such case it would be legitimate for the high court or hold it would be manifestly unjust to allow the process of criminal court। तो यहाँ पे हाई कोर्ट के लिए जरूरी है कि वो रोक दे। तो ये सिचुएशंस बता रहे हैं कि हाँ, आपको सीआरपीसी बोलता है कि कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो उसको चलाना हाई कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा आपके अंदर, लेकिन इन जगहों पे सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि मैं बताता हूं, मैं आपको थोड़ा सा अवेयर कर देता हूं कि इन जगहों पे आप बीच में प्रोसीडिंग के एंटर कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से in case of falling under this category the allegations made against the accused person do constitute an offense alleged। अब कह रहा है अच्छा चलो ठीक है, आपने एफआईआर में जो बातें बोली थी ना उससे ऑफेंस तो बन रहा है, लेकिन इधर नो लीगल एविडेंस एड्यूज इन सपोर्ट ऑफ द केस, ना ही कोई लीगल एविडेंस आप लेके आए, उसके लिए आपने एलिगेशन तो लगा दिया लेकिन कोई लीगल एविडेंस तो लेके आओ, और एविडेंस एड्यूज क्लियरली और मैनिफेस्टली फेल टू प्रूव द चार्ज की जो भी लेके आए थे वो चार्ज को प्रूफ ही नहीं कर रहे हैं, या आपने एलिगेशन लगाए बिल्कुल बिल्कुल ऑफेंस बन रहा है, सारे एलिमेंट पूरे हो रहे हैं लेकिन कोई एविडेंस ही नहीं आ रहा, या एविडेंस आ रहा है वो चीजें है ही नहीं उसके अंदर, चार्ज को प्रूव ही नहीं कर रहा वो। In dealing with this class of case, it is important to bear in mind the distinction between case where there is no legal evidence or where there is evidence which is manifestly and clearly inconsistent with the accusation made, and cases where there is legal evidence which on its appreciation may or may not support the accusation in question। देखो जी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल गया ये बोल गया है, दो चीजों में आपको डिफरेंस रखना है। क्या, किन चीजों में डिफरेंस रखना है 482 को अप्लाई करते हुए अगर आप किसी प्रोसीडिंग को क्वैश कराना चाहते हैं, एफआईआर को क्वैश कराना चाहते हैं? ये बोल रहे हैं दो चीजों में फर्क है। किन चीजों में फर्क है? कि कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है, ये बात अलग है, एविडेंस तो है, ठीक है, और वो एविडेंस सपोर्ट भी कर रहे हैं चीजों को, लेकिन अभी अगर अब हम उसको एप्रिशिएट करेंगे उसके बाद में भी प्रूव ना हो वो अलग बात है। तो अगर ये सिचुएशन है ना कि एविडेंस है, चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन एप्रिशिएट करने पे मे बी ना प्रूव हो, वहां पे 482 को यूज नहीं कर सकते, वो तो फिर ट्रायल कोर्ट करेगा ही क्या? हर कोई हाई कोर्ट पहुंच जाएगा दी इसके एविडेंस ही पूरे नहीं होंगे तो प्रूव ही नहीं कर पाएगा, खत्म कर दो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते आप। जहां पे एफआईआर में एलिगेशन है वो प्रूव ही नहीं कर रही किसी ऑफेंस को, वहां पे, या फिर जहां पे एफआईआर या कंप्लेंट के अंदर एलिगेशन है और जो एविडेंस लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल भी सपोर्ट ही नहीं कर रहे बात को, तो उन जगहों पे आप 482 को यूज कर सकते हो, ठीक है। ये बात इसके अंदर बोली गई है। तो आई होप यहां तक आपको समझ आ रहा हो। और अब एक हमारा मेन टॉपिक आता है सेक्शन 397 के साथ, इसको जो कि रिवीजन का सेक्शन है उसके साथ इसको लिंक करने का। तो इन चीजों को आप लिंक करते हुए चलोगे तो आपको 482 याद रहेगा, अदरवाइज आप सीआरपीसी को ऐसे 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 कहीं से भी पढ़ते रहो, कुछ नहीं याद रहेगा, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि सेक्शन 397 सब सेक्शन 2 के ऊपर सेक्शन 482 का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 397(2) क्या बोलता है? 397(2) ये बोलता है कि जो रिवीजन की प्रोसीडिंग्स होती है ना, रिवीजन, तो रिवीजन को आप इंटरलोक्यूटरी प्रोसीडिंग्स पे, जब अभी स्टेज चल रही है, कोई अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया, अभी प्रोसीडिंग चल रही है, वहां आप रिवीजन नहीं कर सकते।
ये बोलता है 397(2), बार लगा रहा है एक तरीके से कि कोई प्रोसीडिंग अभी चल रही है, बीच में आप उसके रिवीजन नहीं लगा सकते जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। ठीक है, तो अच्छा बोल रहा है कि यार ये तो उसने रोक दिया, तो 482 कहता है मैं हूं ना, मैं हूं, मैं देता हूं पावर। तो देखो क्या बोलता है, it is inadequacy inherent in the code which failed to provide for all contingency which has called for creation of the saving or inherent powers of high court. The same also explains why inherent power is not to be exercised in matters specifically covered by the other provision of the code. Therefore, it is important to note that the specific bar put by section 397 subsection 2 on the exercise of revisional jurisdiction in case of interlocutory orders has changed the context of the use of inherent power of high court. There is nothing in section 482 that is to be read subject to section 397 subsection 2। 482 में कहीं लिखा हुआ है कि आपको जब 397 जो 482 को जब आप रीड कर रहे हो तो सब्जेक्ट टू 397(2) रीड करना, कहीं नहीं लिखा हुआ, ऐसा तो कोई नहीं लिखा हुआ। However, the High Court is not to take recourse of its inherent powers whenever it is unable to exercise revisional powers in case of interlocutory orders। लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बेमतलब के हर जगह पे 482 को लगाते रहोगे, 397(2) की कोई वैल्यू ही नहीं छोड़ोगे। ये क्या करना है, इसका फ्रीक्वेंट यूज नहीं करना है आपको, ठीक है, आपको गलत यूज नहीं करना है सेक्शन 482 का कि 397 सब सेक्शन 2 के अंदर जो बार दे रखा है उसको कह रहे हो अच्छा चल तेरे अंदर बार दिया मैं तो 482 को यूज कर लूंगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, फिर आप एक तरीके से 397 की वैल्यू ही खत्म कर दोगे। तो आपको सही सर्कमस्टांसिस के अंदर प्रॉपर जगहों पे, इन जगहों पे इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट को यूज करना है। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे बता रखी है और यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर किया और सुप्रीम कोर्ट ने साथ में 397(1)(3) को भी क्लियर कर दिया। 397(3) क्या बोलता है, ये बोलता है कि जब आप रिवीजन में जाते हो तो रिवीजन में आप कहाँ जा सकते हो, लोअर कोर्ट के अगेंस्ट। भाई अपील नहीं होती वहीं पे तो कॉल फॉर रिकॉर्ड किया जाता है ना, 397(3) को यूज किया जाता है। तो ये बोलता है कि या तो आप सेशन कोर्ट में चले जाओ या फिर कहाँ चले जाओ, हाई कोर्ट में चले जाओ। लेकिन अगर हाई कोर्ट में चले गए तो सेशन कोर्ट में दोबारा नहीं आ सकते, ऑब्वियसली नहीं आ सकते। लेकिन सेशन कोर्ट में चले गए तो हाई कोर्ट में भी नहीं जा सकते, इसके लिए भी मना कर दिया इसने 373 सबसेक्शन 3 ने। तो 482 को आप यूज, अगर आप सेशन कोर्ट में चले गए, अब आपके पास हाई कोर्ट को जाने की पावर नहीं देता 397(3), तो आप क्या कर सकते हो, एंड ऑफ जस्टिस के लिए 482 को यूज कर सकते हो और हाई कोर्ट के पास जा सकते हो कि प्लीज मुझे सुन लिया जाए, 397(3) मुझे रोक रहा है लेकिन मेरे साथ एंड ऑफ जस्टिस नहीं होगा, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, तो हम इसको यूज करके 482 को यूज करके हाई कोर्ट में तब भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास अभी भी ये पावर होती है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये चीजें तो हमने पढ़ ली हैं, ये दोबारा से इसको करने की जरूरत नहीं है, मेनली ये बातें हैं। अच्छा हाँ, ये वाली बातें अब हमने करनी है, एक हमारा ये वाला टॉपिक है और बस फिर उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट से इसका कंपैरिजन करेंगे आर्टिकल 136 से और आपका सेक्शन 482 कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो मैं आपको रिवाइज करा दूंगा फटाफट से 482 को इसके बाद, ताकि आपको पॉइंट्स याद रहे कि हमने क्या क्या पढ़ा है और आप इसको अच्छे से नोट्स बना सके, अपनी तैयारी कर सकें और आने वाले एग्जाम के अंदर इसका आंसर अगर आपसे पूछा जाता है तो आप अच्छे से लिख सकें। ठीक है, कुछ मत छोड़िएगा, सब कुछ अच्छे से पढ़िएगा। हमें नहीं पता कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, वो पूछता है क्वेश्चन। आपका ये प्री के लिए तो तैयार हो ही गया, साथ में मेंस के लिए भी आपका ये तैयार हो गया 482, इससे अच्छा आंसर आप नहीं लिख पाएंगे। Relief under section 482 is not barred by any limitation since the power is conferred to secure the end of justice। कोई लिमिटेशन नहीं लगता 482 के ऊपर, कोई लिमिटेशन नहीं है किसी तरीके से, लिमिटेशन पीरियड भी नहीं है कोई 482 का, तो किसी भी तरीके से बार नहीं किया जा रहा। Hence mere fact that revision petition was filed belated stage cannot provide legality to an order which पेटेंटली इलीगल टू और सफर फ्रॉम अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट। आप कुछ भी कर रहे हो, आप 482 को कभी भी किसी भी स्टेज पे किसी भी टाइम पे यूज कर सकते हैं। अब हमारे सामने केस आता है प्रतिभाई आहिर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं, पहला हमने एक हरियाणा वाला केस पढ़ा था, दूसरा हमने एक इससे पहले केस पढ़ा था और एक ये तीसरा केस पढ़ रहे हैं हम, प्रभाती भाई आहिर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ब्रॉड प्रिंसिपल्स दिए जिसके अंदर 482 के रिगार्डिंग पावर्स को यूज करने के लिए कुछ बातें बताई। क्या क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि 482 को आप कैसे यूज कर लेना, तो बोला सेक्शन 482 सीआरपीसी प्रिजर्व्स द इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट और टू सिक्योर एंड ऑफ जस्टिस। ये बात रिपीट कर दी। द प्रोविजन डज नॉट कन्फर न्यू पावर्स। अच्छा ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये कोई नई पावर्स नहीं दे रहा उसको, इट ओनली रिकॉग्नाइज एंड प्रिजर्व पावर विच इनहेरेंट इन हाई कोर्ट। ये सिर्फ और सिर्फ
रिकॉग्निशन दे रहा है हाई कोर्ट को, भाई कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू है या नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट को पावर देता है ना, सुपरवाइजरी पावर, रिट पावर, ये सारी पावर। तो एक तरीके से ये जो हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर है ना, इसको रिकॉग्निशन दे रहा है, कोई नई तरीके की पावर नहीं दे रहा। वो बोल रहा है हाई कोर्ट के पास तो पावर है ही है, तो उसको एक तरीके से कंफर्म कर रहा है, ये रिकॉग्निशन दे रहा है, कोई नई पावर नहीं दे रहा। The invocation of jurisdiction of High Court to quash first information report or criminal proceeding on the ground of settlement has been arrived between the offender and the victim is not the same as invocation of jurisdiction for the purpose of compounding an offense। देखो, एक 320 आता है हमारा सीआरपीसी का, जहां पे हम कंपाउंडिंग करते हैं, बता रखे हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस ये है, यहाँ पे आप कंपाउंड कर लेना। तो ये बोल रहा है कि ये जो 320 सीआरपीसी है ना, इसकी तरह सेम नहीं है 482 की, आप इस तरीके से आप आके सेटलमेंट हो गई तो आप चीजों को खत्म कर दोगे। ठीक है, क्वैश करने के लिए आपको एक तो नॉन कंपाउंडेबल होना चाहिए और कई सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। हर एक प्रोसीडिंग को हम क्वैश नहीं करेंगे, तो उसके लिए आगे बोलेगा अभी सुप्रीम कोर्ट की इन चीजों को और भी ध्यान रख लेना आप। Informing the opinion whether criminal proceeding or complaint should be quashed in exercise of jurisdiction under 482, the High Court must evaluate whether the end of justice would justify the exercise of inherent power। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ये अपने आप को इवेल्युएट कर लेगा कि क्या एंड ऑफ जस्टिस होगा या नहीं होगा अगर मैं इसको क्वैश कर दूं। अब एक ऑफेंस है, मान लो मर्डर का, मर्डर के अंदर हाई कोर्ट क्वैश कर दे क्रिमिनल प्रोसीडिंग को, बोले कि पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो गई, जो एक्यूज है वो जो विक्टिम की फैमिली है उसको 50 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो गए। ये कोई तरीका होगा? अमीर लोग तो फिर मर्डर ही मर्डर करेंगे। अभी ये तो पूरा ऑफेंस पब्लिक के अगेंस्ट हुआ है, प्राइवेट ऑफेंस थोड़ी ना। यहाँ मना कर देगा, नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं करना। तो यहाँ पे क्या करेगा, देखा जाएगा कि एंड ऑफ जस्टिस होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये टू सिक्योर एंड ऑफ जस्टिस, टू प्रिवेंट अब्यूज एंड प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट, इन सब के लिए है। और उनके बीच में सेटल हो जाना चाहिए डिस्प्यूट अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, और ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। 482 के अंदर हम देखेंगे कि जो ग्रीवियस ऑफेंस, हीनियस ऑफेंस, सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, वहां पे क्वेश्चन अलाउ नहीं की गई है। ठीक है, कि भाई आप जो है डकैती कर रहे हो आपको कर दिया जाए, मर्डर कर रहे हो, रेप कर रहे हो, यहाँ पे आपको कर दिया जाए, ये सारी चीजें अलाउड नहीं है। ठीक है, ये प्राइवेट ऑफेंस नहीं होता, ये पब्लिक नेचर का होता है, पूरी सोसाइटी पे ऑफेंस हो रहा है ये। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी है, यही चीजें सुप्रीम कोर्ट ने बता रखी हैं, यही सारी चीजें हैं कि ये चीजें आप इस तरीके से इनको क्वैश और सेटल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 136। तो अब इट हैज बीन कैटेगरीली डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट दैट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स डू नॉट हैव इनहेरिट पावर्स, कि भाई जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे के कोर्ट्स हैं, उनके पास कोई इनहेरेंट पावर नहीं है इस तरीके की। और साथ ही साथ उसने ये भी बोला कि जैसे हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स है ना, इस तरीके की कोई पावर्स हमारे पास, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास कैसे आ जाती हैं, आर्टिकल 136 के थ्रू आ जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, कि भाई हम भी कोई ये नहीं है कि हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास भी है, मैं भी कंफर्म कर रहा हूँ मेरे पास भी पावर है। तो ये बोल देता है कि जो हमें कोई भी प्रोविजन है 482 का, ऐसा कोई प्रोविजन हमें सीआरपीसी में नहीं दे रखा, लेकिन हम भी ये चीजें करना चाहें, कोई प्रोसीडिंग को क्वैश करना चाहें या इस तरीके की कोई चीज करना चाहें, तो हम भी कर सकते हैं इन रीजंस की वजह से, कि एंड ऑफ जस्टिस के लिए, कोई प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट के लिए, या इस तरीके की किसी भी रीजन की वजह से, किसको यूज करके, आर्टिकल 136 को यूज करके। तो अपने आप की भी पावर सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दी कि हम भी किसी से कम नहीं है। ठीक है, तो अब देखो आपने क्या क्या पढ़ा 482 के अंदर। एक तो आपने 482 के 3 एलिमेंट्स याद रखने हैं, ये 3, इसको हम टेस्ट भी बोल सकते हैं कि ये कंपलसरी होने चाहिए, तभी इनहेरेंट पावर को हम यूज कर सकते हैं। एंड ऑफ जस्टिस, प्रिवेंट ऑफ अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट। ठीक है, ये जितनी भी हमने चीजें पढ़ी, ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या पढ़े थे, वो 7 प्रोविजंस पढ़े थे कि ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, जो स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भगत लाल के केस के अंदर बोले। ठीक है, फिर आपने अभी एक ये पढ़े थे कि ये जो क्वैश करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिभाई वाले केस के अंदर बोले, 7-8 चीजें ये पढ़ी आपने। फिर आपने 397 सबसेक्शन 2 और 397 सबसेक्शन 3 के साथ देखा कि किस तरीके से 482 को यूज किया जा सकता है। फिर आपने आर्टिकल 226 और 227 को साथ में देखा कि कैसे हम इसके साथ पढ़ सकते हैं। एट द एंड आपने आर्टिकल 136 को देखा कि कैसे वो सुप्रीम कोर्ट को सेम पावर्स देता है जो कि सेक्शन 482 हाई कोर्ट को देता है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है सेक्शन 482। तो ये आपको सभी जगह हेल्प करेगा अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, चाहे आप जुडिशरी के एग्जाम दे रहे हो, यूपी एपीओ के दे रहे हो, जिसके ऊपर हम यहाँ पे पर्टिकुलरली फोकस कर रहे हैं। ठीक है,
या आप कोई और एग्जाम दे रहे हो या 482 को समझना चाह रहे हो बहुत अच्छे से, तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। इसकी नोट मेकिंग अच्छे से कर लीजिएगा, नोट बनाइएगा इसका, और आपको बहुत हेल्प होगी इससे आपकी प्रिपरेशन के अंदर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा जो बच्चे भी तैयार करना चाहते हो। और आप अपनी तैयारी अच्छे से करने के लिए डेली इस चैनल को फॉलो करते रहिए। मैं पूरी आपकी तैयारी कराऊंगा, पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 दोनों की। ठीक है, जो जीके का पार्ट है और जो हमारा लॉ का पार्ट है, दोनों की प्रिपरेशन मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या कमी लगी या क्या चीज आप और पढ़ना चाहेंगे इसके अंदर। ठीक है, चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो खत्म करते हैं वीडियो को यहाँ पे। चलिए, टाटा बाय बाय।